दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह अपने आवास पर जब जनसुनवाई कर रही थी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा और इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ा। वो मेज के कोने से उनका सिर टकराया, उनके सिर पर चोट आई। इस हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस ने भी अब बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। हालांकि आरोपी की मां का बयान सामने आया है। आरोपी की मां दावा कर रही है कि उनका बेटा दरअसल पशु प्रेमी है और दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जो हाल में दिल्ली सरकार का रुख रहा है, उससे उनका बेटा नाराज था। तो क्या यही वो नाराजगी थी जो रेखा गुप्ता पर हमले के तौर पर फूटी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी आधिकारिक तौर पर मिलना बाकी है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर बड़ा दावा यह किया गया है। 24 घंटे से मुख्यमंत्री की रेकी ये आरोपी कर रहा था, ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो आरोपी है राजेश भाई खिमजी, पिछले 24 घंटे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रेकी ये शख्स कर रहा था। और फिर आज दिन बुधवार का सुबह जन सुनवाई के लिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची तो इस शख्स को जैसे मौका मिल गया और जो चश्मदीद भी बता रहे थे कि ताक लगाकर इस शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला किया। रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज़्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर गए, उनसे मुलाकात की और अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स जो गुजरात का रहने वाला है, इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया और फिर इसने मुख्यमंत्री के बाल भी पकड़ लिए थे, छोड़ नहीं रहा था। वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी इसे मुख्यमंत्री से दूर कर रहे थे। ऐसे में इस सब के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का जो बड़ा अब दावा है, उसके हिसाब से आरोपी ने 24 घंटे से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर बाकायदा रेकी की। आरोपी पहले भी सीएम रेखा गुप्ता के घर जा चुका था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर और कंधे पर चोट आई है। ये शुरुआती जानकारी है जो दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से मीडिया के सामने आकर साझा की गई है। वहीं बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी, उन्होंने इस हमले को 100% राजनीतिक साजिश करार दिया है। के काम पे लौटेंगी, तुरंत आएंगी। इस प्रकार की घटनाएं जो कुछ निंदनीय, भर्त्सना जिसकी की जाए उतनी कम है और ऐसे घटिया लोगों के लिए उसका जवाब है। लोकतंत्र में संवाद से चीज़ें होती हैं और ये किसी रणनीति का हिस्सा है, ये कोई साजिश है। क्या उनके ऊपर हमला को मुख्यमंत्री को अपने काम से रोकने के लिए, डिरेल करने के लिए, ये एक प्रकार की साजिश के तहत प्री प्लान कोई काम है, वो जांच में आगे निकल कर आएगा। क्या कोई राजनीतिक संगठन भी है इसके पीछे? 100% वो जांच में निकल के आएगा। अभी तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन 100% राजनीतिक विरोधी फ्रस्ट्रेशन है विरोधी लोगों की। वो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट मिलेगा
100% एक्टिविस्ट मिलेगा और एक रणनीति के तहत ये काम किया। क्या हमला किया गया, बाल खींचे गए, उनको स्लैप किया गया? वो जो उन्होंने प्रयास किया है कागज देके, उन्होंने मैनली करने की कोशिश की है। पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 100% ये जो हमलावर है इसका कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उसको लेकर बीजेपी के नेता रमेश बिदुड़ी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि यह मामला यकीनन सियासी षड्यंत्र का है। सियासी तौर पर ही साजिश रचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर यह हमला करवाया गया, ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व सांसद बीजेपी के बड़े नेता रमेश बिदुड़ी। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजार कर लीजिए, 100% ये जो शख्स है जिसका नाम राजेश जी खिमजी बताया जा रहा है, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन 100% निकलकर सामने आएगा, ये रमेश बिदुड़ी दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, इस हमले के बाद कुछ बड़े सवाल हैं। सिलसिलेवार तरीके से ये सवाल आपके सामने रखते हैं। इस हमले के पीछे आखिरकार हमलावर का मकसद क्या था, ये सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। क्या हमलावर किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है? हमला अचानक हुआ या फिर पहले से प्लानिंग हुई? देखिए, कुछ तस्वीर साफ होना शुरू हो गई है। जैसे अभी कुछ देर पहले प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया 24 घंटे से रेकी ये शख्स कर रहा था। क्या आरोपी ने सीएम के घर पर रेकी की थी, इसका जवाब सामने आ चुका है। सीएम पर हमला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है क्या, ये सवाल बड़ा है और इसको लेकर दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। आपने सुना अभी रमेश बिदुड़ी को, वो कह रहे हैं कि 100% ये एक्टिविस्ट होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी इंतजार है, तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर तस्वीर क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, ये बताइए कि सुरक्षा के इस वक्त किस तरीके के इंतजाम है यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर, और बीजेपी के बड़े नेता जिनके पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे थे। सबसे पहले तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर पहुंच गए थे, उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता विजय गोयल, रमेश बिदुड़ी, सभी पहुंच रहे हैं। अभी कौन मौजूद है मुख्यमंत्री आवास में? बिल्कुल, देखिए रुमाना, आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से कि अभी क्या क्या इस केस में डेवलपमेंट हुआ है। तो जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था, मुख्यमंत्री आवास की भी गया था, और इसके अलावा वो शालीमार बाग जहां पर मुख्यमंत्री का प्राइवेट रेजिडेंस है वहां पर भी हमलावर को जो है वो कैमरे में कैद किया गया है, स्पॉट किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि वो उसने जो कल रात है वो भी सिविल लाइन्स यानी कि जहां पर मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, कैंप कार्यालय है, वहीं पर जो है हमलावर ने रात गुजारी है। और आपको यह भी बता दें, एक तस्वीर हम आपको बता दें कि इस हमले की जो साजिश है वो कैसे रची गई होगी। तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो कैंप ऑफिस है उसके सामने ही यहाँ पर गेट जो है, गेट के बाहर एक पैम्पलेट जो लगा हुआ है, उसमें देखिए आपने क्या लिखा हुआ है इस पैम्पलेट में कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली द्वारा 2/8 जो जनसेवा सदन यानी कि इस आवास का जो एड्रेस है वहां पर जनसुनवाई होगी। हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को यहाँ पर जनसुनवाई होती है। और इसके अलावा जो दूसरा पैम्पलेट है उस पैम्पलेट में देखिए आज की तारीख भी यहाँ पर लिखी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जनसुनवाई 20 अगस्त बुधवार को होगी। यानी कि आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जब हमलावर जो है, जो कि राजकोट से दिल्ली आया और वो मुख्यमंत्री की रेकी कर रहा था, तो ये पूरी की पूरी इसकी संभावना है कि उसने ये पैम्पलेट जो है वो देखा होगा और उसके बाद उसने जो है वो इस जनसुनवाई में भीड़ की शक्ल में वो इस घर के अंदर जो है वो दाखिल होता है और फिर दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री पर हमले को अंजाम देता है। आपको ये भी बता दें कि ये हमला जो है वो असल में हुआ क्या। दरअसल क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो है वो हर महीने के बुधवार को सुबह 7 बजे से जो उनकी जनसुनवाई का कार्यक्रम है वो शुरू होता है। आज भी तकरीबन 8 बजे के करीब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो आ गई थी और फिर वो अपने जो लोग यहाँ पर आए हुए थे जनसुनवाई के लिए उनसे एक एक करके मिल रही थी। और जैसे ही वो हमलावर के पास पहुँचती हैं, हमलावर जो है वो उनको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जो अभी हमें जानकारी मिली है कि उनको बाल से भी पकड़ लिया और बाकायदा उनको ज़मीन पर गिरा दिया। और ज़मीन पर गिराने के बाद कुछ देर तक ही वो अब जकड़ करके रखा रहा, ज़मीन पर ही गिरा करके रखा रहा। और इसके बाद मुख्यमंत्री को कहाँ कहाँ चोटें आई हैं हम आपको ये भी बता दें। मुख्यमंत्री के सर में, कंधे पर और हाथ पर, ये इन 3 जगहों पर अभी फिलहाल चोट की जो जानकारी है वो मिली है। आपको ये भी बता दें कि
कि चूंकि ये क्राइम की घटना है, इस वजह से जो मुख्यमंत्री की एमएलसी जो है वो भी इस वक्त की जा रही है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये सारी अपडेट जो है वो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर हमले के बाद से ही जो सिक्योरिटी की जो स्थिति है वो बेहद टाइट हो गई है। तमाम जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, चाहे आप स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की बात कर लें, चाहे आप प्रवेश वर्मा की बात कर लें, मजिंदर सिंह सिरसा की बात कर लें, ये तीनों जो है वो आए हुए थे। कपिल मिश्रा की बात कर लें, ये सभी लोग जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे और ये अभी चारों जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर मौजूद थे, वो भी निकल गए हैं। विजय गोयल आए थे, सतीश उपाध्याय जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो जो तमाम मंत्री से लेकर के जो बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे और ये सभी जो है वो मुलाकात करके निकल चुके हैं। और सबकी जबान पर एक ही बात है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एक शॉक में जरूर हैं, एक मेंटल शॉक में जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत रूटीन अफेयर था इस जन सुनवाई का और वो करने के बाद अफेयर था। भले मन से मुख्यमंत्री जो हैं वो जन सुनवाई के लिए लोगों के बीच पहुंच रही थी और लंबे वक्त से उन्होंने ये सिलसिला जो शुरू किया था वो उसको निभा रही थी। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके का हमला हुआ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, उसके बाद रेखा गुप्ता जो है वो सदमे में आ गई। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी ये बात कही गई कि साहब वो सदमे में आ गई, उनको धक्का लगाया। हालांकि वो बहुत मजबूत महिलाएं हैं और ऐसे में वो फिर से काम पर लौटने के लिए भी तैयार हैं। इसको लेकर भी दोबारा लेकर चलूंगी मैं आपको अहमद बिलाल के पास और जानेंगे उनसे आज के क्या कार्यक्रम हैं तय रेखा गुप्ता के। लेकिन इस बीच हमला जब हुआ है वो जन सुनवाई चल रही थी तब हुआ, उस वक्त वहां पर और भी कई लोग मौजूद थे। ऐसे में एक चश्मदीद सामने आए हैं और उन्होंने ये पूरा वाकया एबीपी न्यूज के कैमरे पर सुनाया। सुनिए। क्या हुआ था सर? अंदर मैडम ने जन आंदोलन शुरू किया था, जन सुनवाई शुरू किया था और तुरंत उनके ऊपर किसी ने एकदम हमला कर दिया और एकदम से थप्पड़ वगैरह मारा, बाल वगैरह खींचा और जमीन में दे करके मारा। आपके सामने हुआ? हाँ बिल्कुल वही। क्या देखा आपने वहाँ पर? हमने यही देखा जो हमने आपको बताया। मैडम जैसे ही आई, जब मुलाकात करनी शुरू करी तो जैसे ही शुरू करी एकदम से वो ताक में बैठा था, तैयारी के अंदर था वो, तो उसने एकदम से मतलब जैसे झपट्टा मार के एकदम हमला करने लगा। अच्छा, क्या क्या हमले पहुंचाने की कोशिश की? बाल पकड़ के खींचे, थप्पड़ मारा और जमीन में दे करके मारा। आप सबके सामने? वो पूरी पब्लिक है, पूरी वीडियो सब। मुख्यमंत्री अकेले में मिल रही थी उस शख्स से या फिर सबके सामने? पब्लिक सामने ही सबके सामने। पहले क्या किया? अब इतना भीड़ में पहले मेरा मतलब यह है कि पहले वो उठ करके आया होगा, अपनी समस्याएं बता रहा होगा। बस जैसे वो मैडम आई है, मुलाकात चालू हुई है, सब चीजें उसने अपने तैयार बैठा था हरकत करने के लिए। अच्छा, तो आते साथ बाल? हाँ। फिर उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद गिरा दिया था। अच्छा, आपने देखा था? सबने देखा, भीड़ इतनी थी, एकदम सिक्योरिटी आ गई, सब चीजें आ गई। फिर उसको पकड़ लिया? फिर उसको पकड़। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया, कुछ बताया वो? नहीं, ये आवाज कुछ चिल्ला वगैरह? वो जानलेवा हमला था, साजिश थी। आई डोंट नो। उसके बाद मुख्यमंत्री की हालत कैसी है? मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल ठीक है और ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे और वो स्वस्थ होंगी, जल्दी ठीक होंगी। आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बिलाल, अब तो काफी हद तक तस्वीर साफ हो रही है, जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। 24 घंटे से रेकी कर रहा था, रेकी करने के बाद सुबह जन सुनवाई जब शुरू होती है तो फिर जाता है ये हमलावर और मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है, उनका हाथ खींचता है, उनका संतुलन बिगड़ता है, उनके सिर पर चोट लगती है। बताया जा रहा है वहां एक मेज रखी थी जिसका कोना उनके सिर पर लगा है और बाकायदा बाल भी पकड़ लेता है उनके। बाद में छुड़वाया जाता है, वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने छुड़वाया। सवाल यह है कि इसके बाद ये कहा गया है कि साहब मुख्यमंत्री जो हैं अब उनका स्वास्थ्य ठीक है और वो अपने काम पर दोबारा लौटेंगी। इसको लेकर अभी कोई अपडेट मिल रहा है क्या? कब तक मुख्यमंत्री अपने काम पर लौटेंगी, इसे लेकर क्या है जानकारी? बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम क्या क्या थे इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है इसको होना था और फिर उसके बाद 12:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली की मुख्यमंत्री की थी माफ कीजिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ श्रम मंत्रालय में यमुना नदी में पोल्यूशन को लेकर के उनकी जो है मीटिंग थी। पोल्यूशन को लेकर के 12:30 बजे वो मीटिंग श्रम मंत्रालय में रखी गई
आई थी और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो है वो जाना था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक रिजर्व मीटिंग थी और फिर उसके बाद 3 बजे पीडब्ल्यूडी की मीटिंग जो है वो वहीं पर होनी थी और इसके बाद 4 बजे फाइनेंस मीटिंग में जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शामिल होना था और इसके बाद 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो उनका जो कार्यालय का काम था, यानी कि जो ऑफिस वर्क था, उसका रिजर्व टाइम जो है वो यहाँ पर अब जो जानकारी हमें निकल करके सामने आ रही है तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक जो मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल था वो पूरी तरीके से पैक था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग में जाना था। और ये मीटिंग किस लिए थी? तो प्रदूषण को लेकर के थी, यमुना में प्रदूषण और पीने के पानी की स्वच्छता को लेकर के ये जो मीटिंग थी वो होनी थी। और जो अभी जानकारी हमें सामने निकल करके आ रही है कि फिलहाल जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की MLC जो है वो की जा रही है और जैसे ही जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये एक आपराधिक घटना है इसलिए इस घटना में FIR भी दर्ज होगा और उसके लिए MLC जो होती है वो जरूरी होती है, ताकि जिसमें ये साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री को कहां पर चोटें आई हैं। डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम जो है वो अभी भी अंदर मौजूद है और यहाँ वो MLC का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निकलेंगी अपने कार्यालय से और फिर जो उनकी मीटिंग्स है उन मीटिंग में जाने की भी, उन मीटिंग को लेने की भी जो कोशिश है वो उनकी तरफ से होगी। आपको ये भी बता दें कि जो दिल्ली के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो लोग मिलने आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने उनको सलाह दी है कि आज वो स्वास्थ्य लाभ ले लें, छुट्टी ले लें, इतना बड़ा हमला हो जो उनके ऊपर हुआ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को बताया है, अंदर की बात वो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं, मैं जो है एक मजबूत विल की महिला हूं और ये संदेश जो है ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश में जाना चाहिए कि किसी भी तरीके का कायराना हमला उनके मजबूत इरादों को जो है वो नहीं डगमगा पाएगा। और एक लार्जर मैसेजिंग के चलते वो जो है वो चाहती हैं कि आज अपनी जो उनका जो काम है वो यथावत स्थिति थे, यथावत समय से जो है वो जारी रहे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब बाकी की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी तो फिर वो यहां से निकलेंगी और वो मीटिंग्स जो उनकी पहले से जो स्केड्यूल्ड है उस मीटिंग में जो है वो जाएंगी और तमाम जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो बाकी के जो उनकी मीटिंग है, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होनी है, वहां पर भी उस मीटिंग में वो जो है वो शामिल हो सकती हैं। तो ये जो जानकारी है वो अभी तक निकल करके जो है वो सामने आ रही है। हरीश खुराना है हमारे साथ, हरीश खुराना जो है हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, आप लाइव हैं इस वक्त एबीपी न्यूज़ पे, हम आपसे ये जाने क्या मुख्यमंत्री से बात हुई और क्या लग रहा है आपको, किस साजिश की? मुख्यमंत्री इस वक्त जो कि डॉक्टर की देखरेख में हैं, मुख्यमंत्री से बात हुई, मिली भी है मुख्यमंत्री जी, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में है, थोड़ा सा है, चोट तो आई है उनको। अहमदाबाद में छात्र की मौत पर आक्रोश है। स्कूली छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की थी, स्कूल के बाहर ही चाकू से छात्र पर हमला किया था जिसमें छात्र की मौत हो गई। ये क्लास 8 के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मारा। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। अहमदाबाद का यह मामला है। मामूली विवाद के बाद छात्रों की लड़ाई, जिसमें 8वीं का छात्र उसने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया और ऐसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई इस हमले में। जिसके बाद अब देखिए आप किस तरीके का आक्रोश है। स्कूल के बाहर अभिभावक जो हैं वो बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में 10वीं के छात्र की हत्या, 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया, स्कूल के बाहर ही ये हमला किया। तो 2 छात्रों ने, अब वो मामला लड़ाई का है या नहीं ये देखिए अभी साफ नहीं है, लेकिन 2 छात्रों के बीच का ये मामला जरूर है। अभी तक इतना जरूर तस्वीर साफ हो रही है। क्लास 8 में पढ़ने वाला छात्र जिसने क्लास 10 में पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से हमला किया और इसी हमले में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद आप देख रहे हैं कैसे अभिभावकों का गुस्सा अहमदाबाद में सड़क पर नजर आ रहा है। आक्रोशित लोग स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। ये मामला बेहद मामूली विवाद का था, लेकिन इसी मामूली विवाद में आखिर चाकू क्यों चल गए
कि 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू क्यों मार दिया और स्कूल के बाहर ही ये हमला हुआ है। ऐसे में क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला स्कूल प्रशासन झाड़ सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर जवाब किसी के पास है नहीं और इसी वजह से नाराजगी लोगों में बढ़ती हुई आप देख रहे हैं। क्या स्कूल में छात्र सुरक्षित नहीं? ये अपने आप में सवाल बड़ा है। हालांकि जो चाकू मारा गया वो स्कूल के बाहर मारा गया, लेकिन दोनों छात्र स्कूल में पढ़ने वाले, एक 8वीं का छात्र, दूसरा 10वीं का छात्र। 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया। ये 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के पास चाकू कहां से आया? क्या पहले से ही अपने बैग में रखकर चाकू लेकर आया था ये बच्चा? स्कूल प्रशासन ने इस ओर क्यों आंख मूंद रखी? सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजल बरोच इस वक्त मौजूद हैं और जरा राजल से ही जानते हैं। राजल, बताइए जरा इस पूरी वारदात के बारे में विस्तार से, जिसको लेकर ये आक्रोश अहमदाबाद में देखा जा रहा है। संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा राजल बरोट से, अब बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाराजगी देखिए आप कितनी ज्यादा है। यहाँ पर लोग सड़क पर उतर आए हैं, बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर जुटे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अभिभावक हैं, कई छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाराजगी है उनमें। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र और उसने 10वीं में पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। ये चाकू से हमला स्कूल के बाहर किया गया, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला था क्या? मामूली सा विवाद बताया जा रहा है, ये विवाद था क्या? इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। राजल बरोट हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं राजल बरोट से क्या है ये पूरा मामला जो हत्या तक बात पहुंच गई और अब ये नाराजगी अभिभावकों की देखने के लिए मिल रही है। राजल, देखिए, ये एक वीक पहले ही दो स्टूडेंट के बीच में छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई थी और उसके बाद कल ये जो 7 डे स्कूल के बाहर ही एक स्टूडेंट की हत्या की गई है और वो भी दोनों एक ही क्लास में, दोनों ही 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट थे। सुबह ही ये मैसेज आया कि जिसको चाकू मारा गया था वो स्टूडेंट की मौत हो गई है। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 डे स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स हैं और एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, बजरंग दल है, सभी लोगों में ये आक्रोश नज़र आ रहा है। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये मामला पहली बार सामने नहीं आया है। पहली बार यहाँ पर एक स्टूडेंट की हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर बार बार पेरेंट्स के द्वारा जो स्कूल मैनेजमेंट से बार बार यहाँ पर लोग जाते थे, फरियाद करते थे, लेकिन किसी की फरियाद सुनी नहीं जाती थी। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, क्योंकि छोटी ही बात थी और उसमें ही ये स्टूडेंट की हत्या हुई। हमें तो मैम एक ही बात चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ये ना हो, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए बस। मैम, अभी डर लगता होगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में चाकू लेकर आए और ऐसे हत्या कर ले, तो एज अ पेरेंट्स कितना डर लगता है अभी स्कूल में भेजने से बच्चों को? डर तो लगता है, हम तो कल से ही नहीं भेजने वाले हैं। सबको यही डर है कि वो लोग बैग में भी ड्रग्स, सिगारेट, चप्पू सब लेके ही आते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है, कोई छानबीन नहीं होती है इसमें, और कहाँ से निकल जाते हैं। और छोटी छोटी बात में वो लोग, उनका तो क्या वो कल्चर ही अलग है मुसलमानों का। बिहेवियर बोलते हैं ना, वो ही सब अलग पड़ता है हमसे हिंदू। हम सब स्कूल में कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स हमारे बच्चे घर पे आके ऐसा बोलते हैं तो कंप्लेंट करते हैं, तो स्कूल में से दबा ही देते हैं बात को कि आप घर में मम्मी पापा को मत बोलना। ऐसा पहले सब हुआ है, ऐसा नहीं। ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला क्या था? क्यों हत्या की गई ये स्टूडेंट? सिर्फ धक्का मुक्की की वजह से ही ऐसी हुई है। धक्का मुक्की की वजह से जो मुसलमान बच्चा ऐसा करता है, तो हम भी हमारे बच्चे को, हिंदू बच्चे को भी ऐसा ही, हम घर पे ऐसे ही चप्पू लेके ही भेजेंगे कि वो भी मारे तो तुम भी एक को मार ही देना। तो क्या ऐसा मारा मारी ही चलेगा? स्कूल को कुछ तो करना चाहिए ना। और सीसीटीवी किस लिए रखा है? सीसीटीवी इसीलिए रखा है ना कि सेफ्टी के लिए। तो बताओ ना, आपकी गलती नहीं है तो आप बता ही दो स्कूल वाले कि ऐसा है, स्कूल के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, आप सब देख लो, ऐसा होना ही चाहिए ना। तो क्यों? तो इसीलिए पब्लिक ऐसा ही करेगी। सीसीटीवी काम नहीं करता तो फोड़ ही दो सबको, काम नहीं करता तो क्या है? तो बात की एक ही बात है कि मुसलमान का चाहे इतना बच्चा हो चाहे इतना बच्चा हो, सब में डेयरिंग है। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनके क्लास में भी है बच्चे, तो वो भी इतना डेयरिंग करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि मुसलमान आज स्कूल में तोड़फोड़ की, वो भी तो गलत है ना मैम? पर क्या
क्या गलत है आप बताओ, क्योंकि इतना जुनून पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया है, इसीलिए। अच्छा, कैसी कैसी कंप्लेन लेकर आप यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट में आते थे? टीचर्स की होती है कि पढ़ाई में भी कुछ दिक्कतें होती बात तो यही है कि वो लोग लेसन पूरा पढ़ लेते हैं टीचर, और सब घर पे लिख लेना, आए ना आए 9th के स्टैंडर्ड हो या 8 के हो या 10 के, सब घर पे ही देते हैं, बच्चे को आता ही नहीं है, वो कैसे ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट के बीच में मारपीट होती रहती है, पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, वो तो होता ही मैम, छोटे छोटे मतलब कि 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, वो चाकू फिर ब्लेड वो सब लेके आते हैं। अभी गारंटी हमारी बच्ची तो ऐसा बोलती है कि मम्मी स्कूल पे मत जाओ, नहीं तो हमको वो ऐसा हैरान करते हैं। हाँ। कोई भी कंप्लेन करे ना तो हम यहाँ नहीं आते स्कूल में, वो बच्चे डरते हैं, बच्चे डरते कि हमको हैरान करेंगे, मम्मी वापिस से रहने दो, तुम स्कूल पे मत आओ। हमारे बच्चे हमें कुछ बोलते हैं ना कि मम्मी आज ऐसा ऐसा किया, तो हम लोग जाते हैं ना कि हमारे बच्चों के साथ आपने ऐसा क्यों किया, तो स्कूल वाले बच्चों को डांटते हैं कि आपने क्यों कंप्लेन की। और एक बात, एक टीचर है गुजराती की, वो तो ऐसा ही बोलते है कि मेरे पास ट्यूशन आना, नहीं तो मैं तुझको फेल कर दूंगी, ऐसा रीसर बोलती है, ऐसे डराते धमकाते भी है। नाम नहीं देने का है मुझे। राजन, मेरी आवाज मिल रही है? कोई टीचर राजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सबको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन अभिभावकों की स्कूल को लेकर स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन से बहुत शिकायतें हैं। स्कूल में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी बता रही हैं कि वो काम नहीं करते हैं, और बहुत सी शिकायतें भी हैं। जिस तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पर छात्रों को, उससे भी ये जो पेरेंट्स हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये जो घटना हुई है, जरा बताइए ये चाकूबाजी कब हुई? क्या ये चाकूबाजी स्कूल परिसर के भीतर हुई या स्कूल परिसर के बाहर हुई? क्या ये दो गुट थे छात्रों के जो आपस में पहले से इनमें लड़ाई चल रही थी और ये मामला चाकूबाजी तक पहुंचा? इसको लेकर डिटेल्स क्या मिल रही हैं, बताइए। देखिए, ये पूरा मामला कल का मामला है। स्कूल के बाहर वो जो स्टूडेंट था वो बाहर गया, लेकिन थोड़े ही दिन पहले ही वो जो दोनों ही स्टूडेंट के बीच में छोटी सी बात को लेकर बहसबाजी हो गई थी दोनों ने। और उसके बाद में जो दूसरा स्टूडेंट था, जो आरोपी स्टूडेंट है, उसके कई दोस्त यहाँ पर आए। स्कूल के बाहर एक सोसाइटी के सामने ही ये चाकूबाजी हुई। बाद में वो जो जिसको चाकू मारा गया, वो जो स्टूडेंट है वो स्कूल के जो कैंपस में आ गया, क्योंकि वो अपने आप को बचाते बचाते स्कूल कैंपस में आ गया। यहाँ पर खास करके जब वो स्कूल कैंपस में आया, तब यहाँ पर जो पेरेंट्स थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो लोगों का यही मानना था कि यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने ना एम्बुलेंस बुलाई और ना ही उन्होंने ये बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाया, बल्कि यहाँ पर जितने पेरेंट्स मौजूद थे उन्होंने उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो पूरी जो वारदात थी उस इस तरह से सामने आई। मतलब राजन, ये कल की घटना है आप बता रही है, और कल ये वारदात कब हुई? जब स्कूल की छुट्टी हो गई, उसके बाद दोपहर के समय की ये वारदात है। और ये चाकू जो है वो बाहर मारा गया इस छात्र को। जख्मी हालत में ये छात्र स्कूल परिसर में आया, और अभिभावकों को इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी है कि स्कूल परिसर में जब जख्मी हालत में ये छात्र आया, तब स्कूल वालों ने छात्र को लेकर ध्यान नहीं दिया, उसको जल्दी से वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने वक्त पर जो स्टूडेंट था उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। उसको लेकर आज यहाँ पर लोगों में आक्रोश नज़र आ रहा है। हमारे साथ में पेरेंट्स हैं, उससे भी बात करेंगे। मैम, यहाँ पर वो जो बच्चा आया जख्मी हालत में आया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। नहीं, हॉस्पिटल वो लोग ने पहुँचाया है, लेकिन पहुँचाए कब है? जब आधे 1 घंटे के बाद। आधा घंटा में आधे घंटे कर क्या रहे थे? सब देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। उन लोग को ऐसा था कि एक केस यहीं पे दब जाए, या हो सकता है फिर बाद में हम ले जाएंगे। वो लोग पता नहीं क्या माइंड में आ रहा था। उनको ये सोचना चाहिए कि 108 की गाड़ी को हम बुलाएं, और 108 की गाड़ी को बुला करके तुरंत उनका ट्रीटमेंट कराते तो शायद वो बच्चा बच जाता। कि 108 की गाड़ी को न बुला करके वो लोग है ना ऑटो रिक्शा में लेके गए। ऑटो रिक्शा को देख करके कोई साइड नहीं देगा, पर 108 जो गाड़ी है, जो सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, उसकी सिग्नल तो देखते ही इंसान, कोई भी इंसान उसको साइड दे देता है, तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाती ना इस हॉस्पिटल में जाने के बाद।
लेकिन हॉस्पिटल में उनको समय पे पहुंचाया नहीं गया। और मैं तो यही बोलती हूँ, सवाल बड़ा है राजन, सवाल बड़ा है, जो- लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत से अभिभावक भी उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि दोपहर का समय था, स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो ऐसे में जख्मी हालत में छात्र को देखकर अगर स्कूल प्रबंधन ने आंखें मूंद ली थी या स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा था, तो वहां पर किसी और पेरेंट ने भी 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जल्दी से जल्दी छात्र को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और साथ ही जो आरोपी छात्र है, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? इसको लेकर क्या है जानकारी? राजल बारोट। उसी में हमारा देश सुरक्षित है और सब चीजें, नहीं तो आने वाला भविष्य में जितने भी हिंदू है ना, सबको लोग आतंकवादी बना राजल बारोट, देंगे। आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजल बारोट, दादाजी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादाजी क्या कहेंगे, आपकी क्या फरियाद है, क्या कंप्लेन है स्कूल प्रशासन? हिंदी में बोलूँ ना? कल हमारा लड़का 8 बजे स्कूल गया था, फिर आज से 10-12 दिन पहले वो लड़का सीढ़ी पे से उतर रहा था, तो थोड़ा टच हो गया, तो उसकी अदावत रख के कल 10 छोकरे 8 छोकरे आए थे यहाँ, और 12:30 बजे स्कूल छूटने के बाद उसको छोड़ दिया, शरीर भोंक दिया। स्कूल की बहुत बेदरकारी है। प्रिंसिपल ने 108 नहीं मंगाई, टीचर ने 108 नहीं मंगाई, प्यून खड़ा था, सिक्योरिटी को नहीं मंगाई। बच्चे को कौन लेकर गया? फिर मैं कालूपुर नौकरी करता हूँ, वहाँ फ़ोन आया तो कि भाई तुम्हारे लड़के मैं यूनिफॉर्म पहना, 108 तो मंगाओ, बाद में हम ट्रीटमेंट कराएंगे जो भी खर्चा होगा। तो हमारी बहू और हमारे घर से सब आए थे, तो उन्होंने तात्काल रिक्शा में लेके सरदार पटेल हॉस्पिटल में ले गए थे। हाँ, सरदार पटेल में। ये जो विद्यार्थी की जो डेथ हो गई है उसके दादाजी है, और वही बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चे को नहीं पहुँचाया, अगर टाइम पर पहुँचाया होता तो आज बच्चा जिंदा होता। हाँ, सुबह में फिर 4 बजे उसकी डेट हो गई, फिर उनको बोला कि आप जो पेमेंट कर दो, पहले 2 लाख हम मुझसे पेमेंट मंगाया सर, फिर 1 लाख पेमेंट, आपने पेमेंट भी भर दिया, अभी सिविल में ले गए, वहाँ से पोस्टमार्टम हो गया, अभी डेड बॉडी हमको दिया है, अभी डेड बॉडी घर पे आ गई है। स्कूल की बेदरकारी, हम FIR कमिश्नर को बोला है, प्रिंसिपल पर फर्स्ट FIR उनके पर करेंगे, क्योंकि उनकी फर्ज बनती है, यूनिफॉर्म पहने रहा है तो उसको ट्रीटमेंट देने की, 108 वो इन लोगों ने किया नहीं है। दादा, आपके बेटे ने कभी शिकायत की थी कि जिसने उसको मारा है उसके साथ पहले उसकी बहसबाजी हो गई या झगड़ा हुआ या कुछ? हमारे फैमिली मेरे 5 जने स्कूल पढ़ते हैं, वो कोई 7th में, कोई 8th में, कोई 9th में, 10th, और छोटे बच्चे खेलते हैं, भाई ऐसा टच हो गया, छोटी बड़ी बात में होती है। वो हमने बोला था हमारे पोतरे को, भाई तेरा वो मोबाइल मांगे तो मोबाइल दे देना, पैसा मांगे पैसा, और 4 लाफा मार खा लेना, पर तू उसको करने। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, रुमाल बांध के आए थे ऐसे और सीधा जाके सौंप दिया। वो स्कूल के बाहर ही आए थे क्या? हाँ, यहीं स्कूल के प्रीमाइसिस में। कुछ लोग बोल रहे हैं स्कूल प्रीमाइसिस के बाहर हुआ था, यानी प्रीमाइस के अंदर ही था, यार प्रिंसिपल ने आंखों से देखा है। हाँ, फिर भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो डर पुलिस केस कहा, आपकी फर्ज होती है यूनिफॉर्म पहने ला है तो आपके स्टूडेंट को आप 108 मंगा के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हो, उसके बाद जो भी खर्चा हम भर सकते हैं। हाँ, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। घर में एक लौता बेटा था आपका? एक ही पोता था, एक ही पोता था। हाँ, एक ही पोता, 15 साल का था वो, किसी उसका फोटो भी मेरे पास है, बताऊँ? हाँ, उसका भी है। तो अभी ये बहुत दुख की बात है, अभी क्या करें, बहुत दुख की बात है। हमने आखिर रात रोटी नहीं खाई, अभी भी रोटी नहीं खाया। हाँ, अभी उसकी मम्मी की क्या हालत है, उसके पापा? मम्मी की दादी की हालत ख़राब है, उनको अभी होश नहीं आया। हम क्या है, मरे थे तो हम थोड़ा पत्थर रख के, यहाँ पत्थर रख के जी रहे हैं, किसी को बताएंगे तो कुछ हमारे मन हम जानते हैं। स्टूडेंट के ये मर गया है, उसके दादाजी यहाँ पर थे, उन्होंने बोला कि स्कूल मैनेजमेंट ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रबंधन जो है वो इस वक्त सवालों के कटघरे में है, क्योंकि लापरवाही उसकी तरफ से बढ़ती गई है। वक्त पर घायल छात्र को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। अगर वक्त रहते घायल छात्र को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो बहुत मुमकिन है कि बच्चे की जान बच जाती, और इसी को लेकर ये नाराजगी है। अभिभावक स्कूल के बाहर जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी स्कूल के बाहर पहुंचे हुए हैं। स्कूल में तोड़फोड़ भी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। एक बार फिर से जरा राजल का रुख करते हैं और राजल से जानते हैं। राजल, ये बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? एक तो वो आरोपी छात्र जो नाबालिग है,
उसे क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? और साथ ही जो परिवार आरोप लगा रहा है कि वो छात्र अकेला नहीं था, कुछ और लोग भी पहुंचे थे अपना चेहरा ढककर, जिन्होंने इस बच्चे पर हमला किया, जानलेवा हमला, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? राजल बरोट। जी बिल्कुल, जो आरोपी बालक है उसको कल को ही राउंड अप किया गया है, लेकिन अभी उसके साथ में कितने लोग थे अभी उसकी छानबीन करनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग संगठन के द्वारा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों का जो आक्रोश है वो भी यहाँ नज़र आ रहा है, खास करके पेरेंट्स में। क्योंकि सर क्या कहेंगे आप ये पूरे मामले में? See, this is not a good thing. I'm a trustee of a school. I do have a school for a government school. How can you give admission to the people who bring the knives? How can you do this for us? तो खास लोग में ये आक्रोश अभी भी नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल प्रीमाइसिस पर लोग इकट्ठा हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर स्कूल प्रीमाइसिस में तोड़फोड़ भी की गई है। हाल जो आरोपी जो छात्र है उसको राउंड अप किया गया है, लेकिन पूरे मामले में अभी भी छानबीन है वो चालू है। तो स्कूल के बाहर यहाँ पर इस हंगामे के जरिए क्या मांग है जो हासिल करना चाह रहे हैं ये अभिभावक? क्या मांग है इनकी? यहाँ क्यों डटे हुए हैं इस समय? राजल में लोगों की मांग यही है कि जो बच्चा की मौत हुई है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, वो मांग अभी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं। लोगों की बस मांग यही है कि जल्द से जल्द ये जो लड़का है, जो एक लौटा बेटा था, वो जो घर का चिराग था वो बुझ गया है, तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। और क्या मांग है, आप क्या मांग कर रही है अभी? हम हमारे समाज हिंदू हो या सिंधी हो सब सनातन धर्मी है, हमें बस हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए, स्कूल बंद होनी चाहिए, स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, बस पुलिस का पूरा सपोर्ट चाहिए हमें। तो स्कूल पर एक्शन हो वही मांग अभी पेरेंट्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अभिभावक अपनी बात रख रहे हैं जरा उनको इस बात का आप एक गुजारिश कीजिएगा कि धर्म को बीच में ना लेकर आए, क्योंकि ये मामला जो है ये दो छात्रों के बीच कैसे विवाद बढ़ा। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले इन दोनों छात्रों में हल्की सी धक्का मुक्की को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी छात्र ने बीते कल दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। ये हमला बताया जा रहा है स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर किया गया, स्कूल में छुट्टी होने के बाद दोपहर के समय किया गया। लेकिन अभिभावकों का गुस्सा इस बात को लेकर फूट रहा है कि जख्मी हालत में वो छात्र जो है वो दोबारा स्कूल के भीतर आ गया था और बावजूद इसके स्कूल ने वक्त रहते इस छात्र को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से इस छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। देर से ये बच्चा अस्पताल पहुंचा और आज सुबह 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी राजल बरोट लगातार बनी हुई है। राजल, अभी भी क्या अभिभावक डटे हुए हैं स्कूल के बाहर? अभी भी क्या गुस्सा लगातार बना हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है यहाँ पर लोगों को समझाने बुझाने की? राजल के पास मैं आपको लेकर चलूं, लेकिन उससे पहले जरा ये 3 तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके का जमावड़ा यहाँ स्कूल के बाहर अभिभावकों का है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ अभिभावक पहुंचे स्कूल के बाहर, बड़ी तादाद में अभिभावक पहुंचे, उनके साथ कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी पहुंचे। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई है, स्कूल से जुड़े कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। हालांकि पुलिस वहां मौके पर मौजूद बीच बचाव करती हुई, लेकिन इस भीड़ के सामने पुलिस की संख्या बल बेहद कम नजर आ रही है। तो जमकर तोड़फोड़ और मारपीट अभिभावकों की तरफ से स्कूल पहुंचकर की गई है। देखिए कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, स्कूल में तोड़फोड़ की जा रही है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिभावकों का गुस्सा स्कूल पर फूट रहा है। और भी बहुत सी शिकायतें हैं यहाँ पर अभिभावकों को स्कूल से। टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचर्स का जो छात्रों के साथ रवैया है उसको लेकर भी अभिभावकों के मन में बहुत सी शिकायतें हैं। और ऐसे में जो सुविधाएं स्कूल में दी जा रही हैं उस पर भी अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी कहने को स्कूल प्रीमाइसेस में लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं करते। और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुविधा, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल आवर्स में स्कूल की बनती है, अपनी उन जिम्मेदारियों को स्कूल सही से नहीं निभा रहा। बार बार अभिभावक स्कूल प्रबंधन के पास जाते हैं,
स्कूल प्रशासन से अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन उनका कोई समाधान, कोई हल स्कूल की तरफ से नहीं दिया जाता। और यही छोटी छोटी लापरवाहियां जो आखिरकार एक छात्र की हत्या की वजह बनी, ऐसा अभिभावकों का मानना है। क्योंकि अगर पहले ही वक्त रहते स्कूल इन तमाम शिकायतों को सुन लेता, स्कूल की तरफ से सख्ती बरत ली जाती, तो फिर शायद ये नौबत नहीं आती। 8वीं का छात्र था, उसकी 10वीं के छात्र से करीब 8-10 दिन पहले मामूली सी बात को लेकर एक विवाद हुआ, धक्का मुक्की सी हुई दोनों में, जिसके बाद बीते कल 8वीं का छात्र जब स्कूल खत्म हुआ, दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, उसने बाहर निकलने के बाद उसी 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। और अकेला नहीं था, 8वीं के छात्र के कुछ और दोस्त भी आए स्कूल के बाहर और सबने मिलकर घेरकर 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में वो 10वीं का छात्र किसी तरीके से दोबारा स्कूल के भीतर घुस गया, लेकिन स्कूल वालों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वक्त रहते बच्चे को अस्पताल पहुंचा दें। अगर वक्त रहते बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो बहुत मुमकिन है कि बच्चे की जान बच जाती। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार कराया, बच्चा लहूलुहान था, खून बह रहा था, चाकुओं से गुदा हुआ था, लेकिन स्कूल वालों ने 1 से 1.5 घंटा इंतजार कराया और फिर बच्चे को अस्पताल भेजा भी, तो ऑटो में बिठाकर बच्चे को अस्पताल भेजा। बाद में बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई और इसी के बाद अभिभावकों का ये गुस्सा आज स्कूल पर फूटा है। हालांकि आपको बता दें कि जो आरोपी छात्र है उसे कल ही हिरासत में ले लिया गया था। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और कौन उसके साथी थे जिन्होंने ये हमला किया। लेकिन अभिभावकों के निशाने पर इस वक्त स्कूल है। देखिए कैसे स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि यहां पर पुलिस की मौजूदगी भी बीच बीच में नजर आती है, लेकिन पुलिस की संख्या बेहद कम और ऐसे में अभिभावकों का गुस्सा स्कूल पर फूटा है। जमकर स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। इंतजार कर रहे हैं हम स्कूल की तरफ से क्या पक्ष सामने आएगा। अभी तो अभिभावकों ने सवालों के कटघरे में स्कूल को खड़ा कर दिया है। आरोपों के कटघरे में इस वक्त स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और ऐसे में स्कूल का क्या पक्ष है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी राजल बरोट। अच्छा, राजल से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आपको राजल के पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मौके पर अब पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची हुई है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि बहुत से अभिभावक तो अब मांग ये कर रहे हैं कि स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए। स्कूल में जिस तरीके की अनियमितताएं हैं, जिस तरीके की लापरवाही स्कूल प्रबंधन की तरफ से छात्रों को लेकर बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये स्कूल नहीं चलना चाहिए, स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। ये वो मांग है जिसको लेकर अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और नाराजगी लगातार अभिभावकों की इस रूप में सामने आ रही है कि डटकर तोड़फोड़ स्कूल में की गई है। ये मामला और इसलिए गर्मा गया क्योंकि दोनों छात्र जो हैं वो अलग अलग समुदाय के हैं। आप समझ सकते हैं कि जब दोनों छात्र अलग अलग समुदाय के होंगे तो मामला जाहिर सी बात है और कितना संवेदनशील हो जाएगा। ऐसे में वो कहीं ना कहीं धर्म वाला एंगल आ जाता है और धर्म वाला एंगल आने के बाद मामला और गर्मा जाता है और साथ ही एक सियासी तौर पर भी मौका मिल जाता है वारदात को भुनाने का। क्या ऐसा कुछ इस मामले में भी हो रहा है? इसको लेकर भी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर मिल रही है कि कई हिंदूवादी संगठन पहुंचे हुए हैं स्कूल के बाहर, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर स्कूल में तोड़फोड़ की है। तो निशाने पर अभिभावकों के, हिंदू संगठनों के ये स्कूल आ गया है। आज बीते कल की वारदात है जब 10वीं के छात्र को 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाहर चाकू से गोद डाला। उसके साथ उसके कुछ दूसरे साथी भी मौजूद थे। लहूलुहान हालत में वो बच्चा दोबारा स्कूल में दाखिल हो गया। स्कूल परिसर में वो बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि उसे अस्पताल लेकर जाया जाएगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर आरोप यह है कि उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे के इंतजार के बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया और एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई गई। ऑटो में बिठाकर बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जिसकी शिकायत बच्चे के परिवार के लोग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यही एक बड़ी वजह रही कि बच्चे को वक्त रहते नहीं बचाया गया। चाकुओं से बच्चे को गोदा गया था तो जाहिर सी बात है बच्चे का खून रिस रहा होगा और ऐसे मामलों में जितनी जल्दी खून बहना रोका जा सके उतना ही
मरीज के लिए फायदेमंद होता है और वो जो महत्वपूर्ण पल थे वो गवा दिए गए स्कूल की लापरवाही की वजह से। ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है और किस तरीके से परिवार आरोपों के कटघरे में स्कूल प्रबंधन को खड़ा कर रहा है दिखाते हैं आपको। स्टूडेंट्स की मौत हुई, उसके दादाजी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादाजी क्या कहेंगे, आपकी क्या फरियाद है, क्या कंप्लेन है स्कूल प्रशासन? कल हमारा लड़का 8 बजे स्कूल गया था, फिर आज से 10-12 दिन पहले वो लड़का सीढ़ी पे से उतर रहा था तो थोड़ा टच हो गया, तो उसकी अदावत रख के कल 10 छोकरे 8 छोकरे आए थे यहाँ और 12:30 बजे स्कूल छूटने के बाद उसको छोड़कर शरीर भोंक दिया। स्कूल की बहुत बेदरकारी है। प्रिंसिपल ने 108 नहीं मंगाई, टीचर ने 108 नहीं मंगाई, प्यून खड़ा था सिक्योरिटी को नहीं मंगाई। बच्चे को कौन लेकर गया? फिर मैं कालूपुर नौकरी करता हूँ, वहाँ फ़ोन आया तो कि भाई तुम्हारे लड़के मैं यूनिफॉर्म पहना 108 तो मंगाओ, बाद में हम ट्रीटमेंट कराएंगे जो भी खर्चा होगा। तो हमारी बहू और हमारे घर से सब आए थे तो उन्होंने तात्काल रिक्शा में लेके सरदार पटेल हॉस्पिटल में ले गए थे। हाँ, सरदार पटेल में। ये जो विद्यार्थी की जो डेथ हो गई है उसके दादाजी है और वही बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चे को उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है, तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। कौन से धर्म के लोग थे आरोपी, कौन से धर्म के हैं? जो मृतक है वो कौन से धर्म का है? इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। सर ये पूरा नाम तो अलग से पकड़ लिया है, अब क्या करेंगे हम? इसमें अभी तक जो पता चला है कि दोनों बच्चे सेम सेशन में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, आपस में स्कूल में जो रख जाएगी उसका इंसिडेंट है। बाकी पुलिस अभी तक। सर ये अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ भीड़ एकत्रित है, क्या मांग है? तो मौके पर पहुंचे हुए पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपने हाथ में ना लें। जो आरोपी छात्र है उसे पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था, उससे पूछताछ की जा रही है।